वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। जी हाँ, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर संजीव आर्य यानी मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। और जी हाँ, बार बार आपकी डिमांड आ रही थी कि आप थ्योरी भी कराइए स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट की थ्योरी को। तो आप जुड़े रहिए इस क्लास से और जानिए। हमने देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर चुके हैं, लेकिन आपकी ही डिमांड पे आज हम थ्योरी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो रहेगी हमारी स्कूल मैनेजमेंट या विद्यालय प्रबंधन की। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन जो आप सभी को पता है। चलिए भाई आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ एक मतलब तीन जो है जो काफी इंपॉर्टेंट जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं हम उनको जान लेते हैं। तो जी हाँ, कौन सी डेफिनेशंस है यहां पर। तो जी सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है जी, हेरोल्ड कॉटेज के द्वारा। ठीक है जी, और हेरोल्ड कॉटेज जो है वो क्या कहते हैं यहां पर, कॉटेज कह लो, कूड्स कह लो, इनको क्या पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो भाई ऐसा कुछ है, क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है कि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती है। आपको पता है मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि भाई काम करवाने के लिए समूहों में लोगों के माध्यम से, ठीक है, और लोगों के साथ काम करने की कला है। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए जी आगे देख लेते हैं फटाफट से। एक और जो है दी है हेनरी फेयोल ने, वो क्या कहते हैं, प्रबंधन भविष्यवाणी करने, योजना बनाने, व्यवस्थित करने, आदेश देने, समन्वय करने और नियंत्रित करने के लिए है। या इंग्लिश में कहें तो मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। जी हाँ, ये डेफिनेशंस हैं, आपको बस इनको याद रखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दी है, वो दी है मैरी पार्कर फोलेट ने। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, आपको नामों को रखना है याद। ठीक है, तो भाई आपको पता है मैनेजमेंट क्या होती है, जहां पर हम एक समूह में काम करते हैं, सभी के अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, तो उसमें जब हम मिलकर एक काम करते हैं, उसको जो मैनेज करना होता है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और स्कूल में भी आप देखते हैं कि अलग अलग जो मतलब पर्सन होते हैं, उन सभी का अपना अपना सभी का अलग अलग कार्य होता है। तो उसको जो मैनेजमेंट करनी है, कैसे करेंगे, क्या कुछ चीजें हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं आज आगे। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना जी, प्रबंधन के 5 एम। ठीक है, मैनेजमेंट का जो एम है उसके 5 एम्स हैं। ठीक है, उनको हम जान लेते हैं। और जी हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे पहले क्या आना चाहिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की स्टार्ट करनी है या आपको किसी चीज को मैनेज करना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए हमें मनी। ठीक है जी, सबसे पहले आएगा हमारा मनी या पैसा। जब तक आपके पास पैसा ही नहीं है तब तक हाउ यू कैन मैनेज। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट आएगा मैन पावर। आप देखिए केवल पैसे से भी काम नहीं चलता है ना, क्योंकि हमें ग्रुप में काम करना है। सपोज हमें एक स्कूल में जो एक सिस्टम है उसको संभालना है, तो भाई वहां पर मैन पावर तो चाहिएगी चाहिएगी। ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा मैन पावर एंड द थर्ड वन विल बी मेथड। मेथड या विधि, किस तरीके से हम चीजों को मैनेज करेंगे। फिर तीसरी चीज आती है वो, क्योंकि भाई अब पर्सन आ गए हैं तो उनसे अभी हमें काम भी तो करवाना है ना, तो काम जो करवाना है वो किस मेथड से करवाएंगे, किस विधि से करवाएंगे, वो चीज मैटर करती है। एंड आफ्टर दैट आ जाता है हमारा मटेरियल। अब हमें जो सामग्री चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं कि हम सभी काम जो है अपने आप से कर लेंगे, है ना, हमें कोई ना कोई तो मटेरियल चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तो यहां पर क्या मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, हम कैमरा यूज कर रहे हैं, हम माइक का यूज कर रहे हैं, हम लाइट्स का यूज कर रहे हैं, हम जो ये स्मार्ट बोर्ड है इसका यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मटेरियल हो जाती हैं। और लास्ट में जब हम इन चीजों का एक कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, मशीनरी। मतलब अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो 5 एम है आपको इन्हें सीरीज से याद रखना है, एग्जाम में ये आगे पीछे करके आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर द वेरी फर्स्ट वी विल रिक्वायर मनी, आफ्टर दैट मैन पावर, थर्ड पे आ जाएगा अपना मेथड, फोर्थ वन विल बी मटेरियल एंड फिफ्थ इज मशीनरी। ठीक है, आपको इनको सभी को याद रखना है। ठीक है जी, चलिए
अब फटाफट से चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के घटक। जी हाँ, कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, भाई घटक जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है। कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, हाँ यहां पर स्पेस देना भूल गए हैं हमारे डीटीपी साहब। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ब्रॉडली दीज आर 4 एंड कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। ब्रॉडली अगर हम समझे दैट देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद रखना है इस चीज को कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन मैनेजमेंट, देन योर आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं 4 कौन से हैं। सबसे पहले आएगा सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले जो भी सिचुएशन है हमें उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना होता है। आफ्टर दैट जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसी के बिहाफ पर हम क्या बनाएंगे, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, देखिए चीजों को है ना, हम एक क्रमिक अगर तरीके से समझेंगे, रियल लाइफ से अगर समझेंगे तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को समझेंगे, तो याद करने की इतनी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप चीजों को एग्जैक्टली एग्जाम में जैसे ही आते हैं आप उनको क्रम से लगा पाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जब हमने स्ट्रेटजी बना ली है तो अब बनाने से केवल काम थोड़ी चलेगा, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो भाई रणनीति का कार्यान्वयन करना पड़ेगा, फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। अब हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे या उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो कितनी कारगर है या नहीं है, उसके अंदर क्या क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है, या 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल में। क्या है भाई, सबसे पहले हमने बात की सिचुएशन एनालिसिस। जो भी सिचुएशन उसके हमें क्या करना है, एनालिसिस करनी है, उसका विश्लेषण करना है। इसमें विश्लेषण में हमारे सामने क्या क्या चीजें आ जाएंगी। सिचुएशन एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप of the management process. The situation analysis provides the information necessary to create a vision or mission of the school. ठीक है जी, भाई जो भी हमारा विजन है या जो हमारा मिशन है, ठीक है, वो हम इसमें एनालाइज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, एनालाइज करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि भाई क्या है एनवायरनमेंट हमारे स्कूल का। सपोज आप मान के चलिए कि आप किसी नए स्कूल में जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहां पर जाकर करेंगे क्या, एनालाइज करेंगे और फाइनली आप इवेल्युएट करेंगे कि हाँ यहां पर ये चीजें अच्छी हैं, ये यहाँ की स्ट्रेंथ्स है और ये यहाँ की वीकनेसेस हैं, या ये हमारे यहाँ की कमियां हैं। ठीक है, दिस एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सेवरल टेक्निक्स। जी हम बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हम एनालिसिस जिससे कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन आर 2 वेरी इफेक्टिव मेथड्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बातचीत के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि भाई कहां पर क्या कमियां हैं, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, पहले पास्ट में हमने इनके लिए क्या क्या काम कर चुके हैं, वो सारी चीजें। डिस्कशन, इंटरव्यूज एंड सर्वेज कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट। और हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं भाई, हम इंटरव्यू कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, या हम सर्वेज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिचुएशन एनालिसिस किस तरीके से होगा, ये हमने बात की। सेकंड देख लेते हैं, एनालिसिस के बाद में क्या था, एनालिसिस के बाद में था हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो चलते हैं भाई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर, रणनीति को तैयार करना है अब हमें। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज टू अचीव। यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको हम डिजाइन करेंगे और उसको डेवलप करेंगे, है ना। मतलब अगर पहले से कोई स्ट्रेटजी है तो उसको हम डेवलप करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड होती तो फिर आपको समस्याएं दिखती ही नहीं। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज मे बी फॉर्मुलेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन स्कूल। और जो स्ट्रेटजी होगी वो केवल एक नहीं होगी, इट कैन बी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, है ना। देयर कैन बी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, है ना। जैसे जैसी हमारी समस्याएं होगी उसी के हिसाब से हमें स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। For example, maintenance of infrastructure, improvement in achievement of the students, increasing attendance of the students। मतलब ये अलग अलग हमारी समस्याएं हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उन सभी के लिए हमारी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद में क्या था, अब आपने स्ट्रेटजी बना ली है तो नाउ यू विल इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन करेंगे। कार्यान्वयन करने का मतलब क्या, अब उसको आप ग्राउंड पर लेके आएंगे। It involves putting the strategy into practice। ठीक है, this includes developing steps, methods and procedures
टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। अब भाई हम जो हमें जो स्ट्रेटजी बनाई उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड डिटरमाइनिंग विच स्ट्रेटजी शुड बी इंप्लीमेंटेड फर्स्ट, है ना। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। द स्ट्रेटजी शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन द सीरियसनेस एंड अंडरलाइंग इश्यूज। हम प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, जो सबसे बड़ी समस्या है या जो सबसे मेन समस्या है, जो सभी समस्याओं की जड़ है, हम सबसे पहले उस पर काम करेंगे। तो ऊपर भाई अगर जड़ों में अच्छा पानी दिया, अच्छी खाद दी, अच्छा उसको पोषण मिला, तो भाई ऊपर उसका रिजल्ट वैसा ही आने वाला है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी के बेस पे इस चीजों को लेकर चलेंगे। द स्कूल शुड फर्स्ट फोकस ऑन द वर्स्ट प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सबसे बुरी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं फटाफट से। इंप्लीमेंटेशन के बाद में क्या आएगा, अब हमने जो इंप्लीमेंट किया है उसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि भाई हम सही जा भी रहे हैं या नहीं। तो देख लेते हैं भाई, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन या रणनीति का मूल्यांकन क्या होगा इसके अंतर्गत। भाई स्ट्रेटजी इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेदर डेडलाइंस हैव बीन मेट। भाई जो आपने डेडलाइन रखी थी कि भाई ये काम जो है वो 1 महीने में हो जाना चाहिए, क्या वो हुआ या नहीं हुआ, इसके अंतर्गत पहली चीज तो ये आएगी। आफ्टर दैट वेदर द इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स एंड प्रोसेसेस आर वर्किंग करेक्टली, क्या जो हम सोचकर चले थे वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। एंड वेदर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड, और जो रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। इफ इट इज डिटरमाइंड दैट डेडलाइंस आर नॉट बीइंग मेट, processes are not working or results are not in line with the actual goal, then the strategy should be modified। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा या रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से बना लेनी चाहिए। भाई हम अपनी रियल लाइफ में भी तो यही करते हैं ना, हम अपने घरों में भी तो यही करते हैं। तो सेम हमें करना है किसके लिए, अपने विद्यालय के लिए, ठीक है। बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हमें मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज हैं दोनों को ही इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याओं का एम्प्लॉयज को पता होता है और कुछ समस्याओं का मैनेजमेंट को पता होता है। ये केवल और केवल जो मैनेजमेंट है उसका कार्य नहीं है, ये सभी का एक साझा प्रयास होता है, ठीक है। तो चलिए भाई यहां तक हमने जाना किसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। अब आगे समझ लेते हैं फटाफट से, क्या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। क्या होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मतलब जो कम्युनिटी है हमें उसको इंक्लूड करना है। आपने सुना होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, है ना। मतलब कम्युनिटी में हर मेंबर को हमें स्कूल में लाना है, उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइटल स्ट्रेटजी ऑफ प्रथम। देखिए प्रथम जो है एक एनजीओ है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या किया, इनके ही जो रास्ता है अगर उस पर हम चले तो भाई बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। देख लेते हैं। प्रथम विद द मोटो ऑफ एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। इनका जो मोटो है, इनका जो उद्देश्य है, जो इनका आदर्श वाक्य है वो क्या है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, ठीक है। हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए, उसको अच्छे से उसका अधिगम होना चाहिए, उसकी पढ़ाई जो अच्छे से होनी चाहिए। केवल स्कूल में बुला लेना नहीं है, उसके बाद में उसको सिखाना भी तो है ना। पहले बच्चा स्कूल में आना चाहिए, जरूरी है, एंड आफ्टर दैट ही विल लर्न, ठीक है। उसके बाद इज द लार्जेस्ट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। वर्किंग टू प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। और इसका जो क्या है, काम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है किसको, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। भारत में जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब मैं कहूंगा वंचित बच्चों को, है ना, जो मतलब डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, है ना, उनको हमें इंक्लूड करने के लिए काम करने वाली जो प्रथम है वो सबसे बड़ी एनजीओ है भारत की, ठीक है। अब इसका जो काम कार्य क्षेत्र है, कितने बच्चों को इन्वॉल्व किया है, वो सारी चीजें जान लेते हैं। स्टार्ट कहां से हुई, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994। याद रखेंगे प्रथम जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द स्लम्स ऑफ मुंबई। कहां पे हुई, मुंबई सिटी में, आपने देखा होगा स्लम एरिया है वहां पे, ठीक है। दिल्ली में भी है, ठीक है, लेकिन मुंबई में ये शुरुआत हुई, ठीक है। मुंबई में कब हुई, 1994 में, ठीक है। Since then the organization has growth both in scope and geographical coverage and reaches out to more than
34 मिलियन चिल्ड्रन, जी हां, बहुत बड़ी संख्या है। 34 मिलियन बच्चों तक ये अपनी पहुंच बना चुकी है। मतलब 34 मिलियन डिप्राइव्ड बच्चे जो हैं, ठीक है जी, उनको, ये वंचित बच्चों को स्कूल में लाकर शिक्षा दे चुके हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बाय द इनोवेटिव मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैज बीन द मेन स्टे ऑफ दिस वास्ट कम्युनिटी आउटरीच, है ना। मतलब कम्युनिटी का जो है एक साथ होता है इनके, अदरवाइज तो भाई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, प्रथम रीड इंडिया कैंपेन, इन्होंने एक कैंपेन चलाया, उसका नाम क्या था? रीड इंडिया। याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीड इंडिया कैंपेन किसने चलाया? प्रथम ने चलाया। टुक द इश्यू ऑफ लैक ऑफ लर्निंग एंड व्हाट कैन बी डन अक्रॉस इंडिया ओवर 3,50,000 विलेजेस। जी हां, कितने गांवों तक इन्होंने पहुंच बनाई है, यह भी आपको देख लेना है। ठीक है भाई, इतने मतलब 3.5 लाख गांवों तक इन्होंने अपनी रीच को है वो बनाया है। चलिए जी, आगे और देख लेते हैं रूल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, भाई जो मैनेजमेंट होती है उसके कार्य क्या है और उसके नियम क्या है, ये भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहला जो कार्य है मैनेजमेंट का, वो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। जी हां, द मैनेजमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। ठीक है जी, निर्णय लेना। ठीक है, डिसीजन लेते हैं। ए मैनेजर्स मेजर जॉब इज साउंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल मतलब तार्किक होना चाहिए, तर्क संगत निर्णय होना चाहिए। यह कार्य है सबसे पहला किसका? मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग इज द की पार्ट ऑफ मैनेजर्स एक्टिविटीज। ये क्या है? मैनेजर की जो है की पार्ट है ना, डिसीजन मेकिंग। अगर आप मैनेजर हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट ए गुड मैनेजर। ठीक है, आफ्टर दैट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट एज दे डिटरमाइन बोथ मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल सी बात है। ए डिसीजन मे बी डिफाइंड एज ए कोर्स ऑफ एक्शन विच इज कॉन्शियसली चूजन एंड अमंग ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन है फिर डिजायर्ड रिजल्ट को पाने का। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जी हां, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहां की आवश्यकता पड़ती है इसमें। ठीक है, विच इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं लेकिन हमें एक को चुनना होता है, एक निर्णय लेना होता है। ठीक है, यही काम है किसका? मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग हैज प्रायोरिटी ओवर प्लानिंग फंक्शन, है ना। मतलब जो फंक्शन है उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसीजन मेकिंग। भाई काम तो आप कर लेंगे लेकिन ये डिसाइड करना कि क्या काम करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड जो आता है, सबसे पहला क्या? डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन मेक किया कि मुझे अपने स्कूल को पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा स्कूल बनाना है। ठीक है, पहले आपने ये डिसाइड किया। उसके बाद में अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे जी प्लानिंग। ठीक है जी, पहला डिसीजन मेकिंग आपको याद रखना है स्टेप्स को। सबसे पहला क्या हो जाएगा भाई? डिसीजन मेकिंग, आफ्टर दैट प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स 5 क्वेश्चंस। जी हां, इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चंस हैं। कौन से? व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वेयर टू डू, कहां करना है, हु इज टू डू, कौन करेगा मतलब किसे करना है, या हाउ टू डू, और कैसे करना है। ठीक है, WH फैमिली वाले जो है 5, वो सारे ही आ गए यहां पे। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हु टू डू, हु इज टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, after that planning requires that managers be aware of environmental conditions facing the organization and forecast future condition। ठीक है जी, मतलब जो अभी की जो कंडीशंस है वो भी देखना है और फोरकास्ट भी करना है, मतलब भविष्यवाणी करना है कि भाई आगे आने वाले समय में अगर आज हम ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा। तो ये काम किसका है भाई? प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएगा, मैनेजमेंट का कार्य है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट मैनेजर्स बी गुड डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर तो पहले हमने देख लिया, अच्छे डिसीजन मेकर होंगे तभी अच्छी प्लानिंग बना पाएंगे। ठीक है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर एक्शन। जी हां, साइंटिफिक एस्टिमेट्स। साइंटिफिक एस्टिमेट्स का मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाली बात यहां पर भी आ रही है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। कारण और प्रभाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो भाई ये क्या है? साइंटिफिक एस्टिमेट्स है।
जो मैनेजमेंट है वो हमेशा साइंटिफिक होती है, इसके ऊपर प्रश्न भी बना है। तो आप जो है, जो हमारी जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लाइव जो वीडियो थी उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन वो भी बना था 5M का। तो आपको देखना है कि भाई ये क्या होगा, साइंटिफिक होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई फटाफट से। अब जो 5 जो क्वेश्चंस है वो मैंने अलग से स्लाइड पे बना दिए हैं ताकि आपको याद रहे। क्या क्या थे भाई? सबसे पहले था कि भाई व्हाट टू डू, क्या करें, उसके बाद में व्हेन टू डू, उसके बाद में वेयर टू डू, कहां करना है, एंड आफ्टर दैट हु इज टू डू, किसे करना है। आप सिलेक्ट तो करेंगे ना जो आपके पास मैन पावर है कि भाई किसको क्या कार्य दिया जा सकता है, एंड लास्ट में क्या होगा, हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये सारे होंगे हमारे किसके 5 क्वेश्चंस होंगे जब हम प्लानिंग करेंगे उस टाइम पे। चलिए भाई आगे देख लेते हैं फटाफट से, क्या है प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, योजना प्रक्रिया। अब जो बाद में क्या आएगा भाई, हमने डिसीजन मेक किया, उसके बाद में हमने प्लानिंग की। अब जो प्लानिंग प्रोसेस है उसको जान लेते हैं क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं। देखिए आपको ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं। एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी करनी है अगर ढंग की, तो आपको इनको अच्छे से समझना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद भी रखना है, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले क्या आएगा भाई, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य है कि भाई हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में मुझे अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बनने से होगा क्या, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, अब हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन से संसाधन है, कौन से रिसोर्सेज है जिनके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेकिंग फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना है ना, या पूर्वानुमान बनाना कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना, तो वो क्या आ जाएगा भाई, फोरकास्ट में आ जाएगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, नॉर्म्स, रूल्स एटसेट्रा, उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई, हमें जो है फॉर्मुलेट करने हैं पॉलिसीज को, पॉलिसीज बनानी है, स्ट्रेटजीज बनानी है, रूल्स बनाने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमें बनानी है। उसके बाद में ड्राइंग एक्शन प्लान, बजट एटसेट्रा। फिर उसके बाद भाई ये भी देखा जाएगा ना कि भाई क्या हमारा एक्शन प्लान रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें चल रही है प्लानिंग से रिलेटेड, अभी हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और बजट कितना इसमें पैसा लगेगा, वो सारी चीजें भी काउंट होंगी, ठीक है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बजटिंग की। अभी देखिए बजट की बात है, जैसे कि मैंने कहा 5M में सबसे पहले क्या आता है, पैसा आता है, मनी आती है, ठीक है। तो अब बजट हम किस हिसाब से बनाएंगे वो देख लेते हैं। ए बजट इज डिफाइंड एज ए मैनेजमेंट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान्स फॉर ए फोर्थ कमिंग पीरियड, ठीक है। ये आने वाला जो कार्य है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ये फोर्थ जो है भाई, फोर्थ ये वाला फोर्थ नहीं है, FORT, मतलब आगे आने वाले समय के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कि भाई कितना पैसा लगेगा, इसमें क्या क्या चीजें इन्वेस्ट होंगी, वो सारी चीजें हम यहां पर जब बैठ के बनाते तो उसको हम बजटिंग कहते हैं, मतलब बजट बनाते हैं कि भाई लगभग इतना पैसा जो वो लगेगा इस काम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है या आयोजन क्या होता है, अब हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, है ना। पहले हमें जो एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको ग्रुप करना है कि ये एक्टिविटीज एक साथ हो जाएंगी, फिर उसके बाद में ये एक्टिविटीज होंगी, फिर उसके बाद में ये एक्टिविटीज होंगी, तो हमें उनको ग्रुपिंग भी करना है। असाइनिंग देम अमंग द इंडिविजुअल्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो जो हमने बना लिया है अब उसको हम इंडिविजुअल्स को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक टीम वर्क है, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस पोजीशंस, और जो अथॉरिटी है वो भी हमें देना पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी कि भाई इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं फटाफट से, क्या है उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमने काम को असाइन कर दिया है, सबको बांट दिया है, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर इन मैनेजमेंट, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, है ना। डायरेक्टिंग करेंगे, क्या होगा भाई, नो टेंजिबल रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड अंटिल द प्लान इज इंप्लीमेंटेड।
सीधी सी बात है, हम बैठे बैठे प्लान बनाते रहे लेकिन उस पर ऊपर कार्य ना करें, उसको इंप्लीमेंट ना करें, तो भाई रिजल्ट क्या, टेंजिबल रिजल्ट मतलब जो सच में दिखाई दे, है ना, उसको मूर्त आकार तो मिल ही नहीं सकता। तो भाई यहां पर वही लिखा गया है, दिस इज डन बाय डायरेक्टिंग विच लिटरली मीन्स मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब यहां पर क्या है कि भाई अब आप एक्शन में आ जाओ। ठीक है, डायरेक्टिंग इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस विच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है, वो हमें करके चलना है। इट इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। अब जो हमने प्लान बनाया था उसको अब हम यहां पर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और मैनेजमेंट का कार्य क्या है, उसको डायरेक्ट करना, उसको डायरेक्शंस देना, उसको निर्देश देना। ठीक है जी। आफ्टर दैट उसके बाद में क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। ठीक है, मतलब काम देखिए, कोई हम ये नहीं कह सकते कि भैया आपकी जिम्मेदारी है तो आप जानो, ठीक है, हमें तो फाइनल रिजल्ट चाहिए, नहीं। हमारा जो काम चलेगा वो कोऑर्डिनेशन से चलेगा, मिलजुल कर काम करना होगा, समन्वय के साथ काम करना होगा, वही लिखा है यहां पर। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, मतलब क्या है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अभी जो हमने बात की, ठीक है। आफ्टर दैट कंट्रोलिंग, नाउ अब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन बिकॉज यू आर इन मैनेजमेंट यू हैव टू कंट्रोल एज वेल। ठीक है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग दैट परफॉर्मेंस डज नॉट डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। भाई जो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है उससे डेविएट ना हो, वो काम भी तो हमारा ही है ना, उसको चेक करना, बार बार देखना कि भाई सही रास्ते पर जो हम चल रहे थे वहीं पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है जी, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं, देखिए मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये जो हमारा चैप्टर होता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। उनको अगर आप समझेंगे, सीरीज से समझेंगे, तभी आपको मतलब एग्जामिनेशन में वो उस चीज का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी, विच इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कौन से 3 स्टेप्स है भाई, सबसे पहला क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। भाई जो हमारा जो एक स्टैंडर्ड है जो हम परफॉर्म करेंगे वो लेके चलना है, सबसे पहले तो वो एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद में कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब भाई हो सकता है कि हमारे जो हमने एस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए थे वो बहुत ऊपर है और हम बहुत कम लेवल पे चल रहे हैं, तो हमें कंपेयर करना है कि भाई हम सोचकर तो ये चले थे लेकिन कर इतना पा रहे हैं, तो ये भी भाई मैनेजमेंट का ही काम है। एंड टेकिंग करेक्टिव ऑप्शंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, और जब भी आवश्यक हो तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना है कि भाई इस चीज को सही कैसे किया जाए। ठीक है, ये काम भी किसका है, ये काम भी है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट तो ये भाई 2 प्रकार की होती है। द वन इज पार्टिसिपेटरी एंड द सेकंड वन इज नॉन पार्टिसिपेटरी, है ना। नाम से ही दिख रहा है भाई, पार्टिसिपेटरी में क्या होगा, जहां पर हम उसके अंदर साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो होगा पार्टिसिपेटरी, और एक होगा नॉन पार्टिसिपेटरी। कई बार मैनेजमेंट नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो जाती है, तो देख लेते हैं भाई पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की तो ये क्या है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम मतलब पार्टिसिपेशन करेंगे। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट मींस दैट स्टाफ नॉट ओनली डेजिग्नेट मैनेजर्स हैव इनपुट एंड इन्फ्लुएंस ओवर द डिसीजन दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। केवल इतना ही ना करें, ठीक है, बल्कि और क्या करें भाई, इन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट द डेजिग्नेटेड मैनेजर्स, ठीक है, स्टिल हैज, अगर मैनेजर है तो हैज, अगर ज्यादा है मैनेजर्स है तो हैव द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड आंसरिंग फॉर देम। ठीक है, तो उनका क्या है भाई, डिसीजन लेना और आंसरिंग करना भी उनका ही कार्य होता है। ठीक है, किसमें, पार्टिसिपेटरी में, क्योंकि वो उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। बट मेंबर्स ऑफ द स्टाफ हु आर अफेक्टेड बाय दोज डिसीजंस आर एक्टिवली sought to provide observation, analysis, suggestions and recommendations in the executive decision making process। जो मेंबर्स हैं वो भी उनके साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, नॉन पार्टिसिपेटरी की, नॉन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर डज नॉट इन्वॉल्व इन द एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, वो अपने आप डिसीजन लेते हैं भाई,
अब उसको वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ एंड इंपोजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस ऑन द एम्प्लॉयज। भाई अपने आप लेते हैं डिसीजन, और जो काम करना है वो किनको करना है, एम्प्लॉयज भाई आपके लिए काम करते रहेंगे। दिस प्रैक्टिस डिस्करेजेस द एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे वो डिस्करेज हो जाएंगे कि भाई हमारे पास तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, हमसे तो पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं भाई, कौन सा ज्यादा बेटर होगा? पार्टिसिपेटरी है वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड देयर एफिशिएंसी इज ऑल्सो नेगेटिवली इफेक्टेड। और भाई वो इतना एफिशिएंटली काम कर ही नहीं सकते यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है तो। दस द आउटपुट विल ऑल्सो बी नॉट अप टू द एग्जीक्यूटेड लेवल। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है उसका स्तर भी गिर जाता है, जितना हम मानकर चल रहे थे उससे कम ही होगा। तो आपको याद रखना है पार्टिसिपेटरी ही बेटर होता है, क्योंकि उसमें सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज डज नॉट रिमेन कोर्डियल एंड देयर विल बी लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको पता ही भाई कि अगर ऊपर से ही आदेश आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, और आपको एक नौकर के जैसे उनके आगे काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, एक रिलेशनशिप जो है बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिस डज नॉट एम्पावर द एम्प्लॉयज एंड देयर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल्सो। और भाई उससे उनको ना तो एम्पावरमेंट होगी और ना ही उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज डिफिकल्ट एंड अंडर सच मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो अचीवमेंट जो है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, हियर द मैनेजर इज एन ऑटोक्रेटिक लीडर। जी हाँ, जो मैनेजर होता है वो क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर हो जाता है ना। मतलब कि भाई हु ओनली डिक्टेट्स द एक्शन, जो कि केवल एक्शंस को क्या कर रहा है, डिक्टेट करता है, मतलब डिक्टेटर हो जाता है वो। इन मॉडर्न वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट सपोज टू बी सक्सेसफुल। आजकल ऐसी चीजें नहीं है कि भाई राजा ने आदेश दे दिया अब सारी प्रजा को उसको मानना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। जैसे कि भाई हमारी एनईपी में हुआ है कि भाई सभी से राय मांगी गई है, और यही होना चाहिए। एनईपी 2020 में आपने देखा भाई टीचर्स ने, है ना, इवन जो बच्चे हैं उन्होंने भी, मतलब जो पोर्टल है वो खोल दिया गया था सभी के लिए। आपको जो भी लगता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। और जिसी कारण से कितना बढ़िया हमारा जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, कितनी बढ़िया आई है, आप स्वयं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर जो होती है हमारी क्लास का होता है एंड। ठीक है, तो होपफुली आपने मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। तो ये जो थी हमारी एक कंप्लीमेंट्री क्लास थी, किसके लिए, जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके लिए। और यदि आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो भाई वीडियोस है हमारी चैनल पर, वहां पर जाइए और देखिए और समझिए कि स्कूल मैनेजमेंट जो कि केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर उसमें है ही क्या। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।